कहन बच्चों, क्वेश्चन है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अ cumbersome procedure because पहला ऑप्शन है इट रिक्वायर्स प्लेटिंग ऑफ वन प्लेट हैविंग सर्टेन एंटीबायोटिक्स। सेकंड है इट रिक्वायर्स प्लेटिंग ऑफ टू प्लेट्स हैविंग सेम एंटीबायोटिक्स। थर्ड है इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। और फोर्थ है नन ऑफ द एबव। पहले समझते हैं कि सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स और इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स ये क्या है। इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो आगे का पूरा हमारा जवाब मिल सकता है। होता क्या है कि जब हम वेक्टर की बातें करते हैं, हमें पता है कि वेक्टर के पास अलग अलग कैरेक्टर है, जिसमें एक कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं कि वेक्टर के पास ओरी साइट होना ही चाहिए। दूसरा क्या है कि वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में डिफरेंशिएशन करता है और ट्रांसफॉर्मेंट का तो ग्रो होने देता है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का ग्रोथ नहीं होने देता है। और थर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट वह साइट होता है जहां पर फॉरेन डीएनए को ला करके हम जोड़ते हैं। एक्चुअली जैसी हम इस क्लोनिंग साइट की बातें करते हैं, जिसे हम लोग कॉमनली रिकॉग्निशन साइट के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग कॉमनली रिकॉग्निशन साइट के नाम से भी जानते हैं। अब जनरली बोला जाता है कि अगर हमें फॉरेन डीएनए यानी जो एलियन डीएनए है उसे लिंक करना है वेक्टर के साथ, तो रिकॉग्निशन साइट का नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, जनरली एक। प्रीफर क्या किया जाता है, एक या फिर कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो फिर इस पूरे प्रोसेस को बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देगा, क्योंकि कई सारे फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे, कहाँ पर जोड़ा जाए कहाँ पर ना जोड़ा जाए, ये दिक्कत हो जाएगा। दैट इज वाई यहाँ पर इस प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए, यानी एलियन डीएनए को, जिसे हम लोग फॉरेन डीएनए बोल रहे हैं, एलियन या फिर फॉरेन डीएनए को लाइगेट करने के लिए, जोड़ने के लिए किसके साथ, वेक्टर के साथ, वेक्टर के साथ लाइगेट करने के लिए वेक्टर के साथ जोड़ने के लिए ये जो वेक्टर होता है, इस वेक्टर के पास जनरली टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट होता है। टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट होता है। टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट होता है। ये जो दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट होता है ना, उसमें से एक तो एम्पिसिलिन साइट होता है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होता है, और एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होता है। अब मान करके चलो कि ये PBr322 प्लाज्मिड है, इसके पास इस वाले रीजन में ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है, और इस वाले रीजन में एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट है। ठीक है, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट है। अब अगर ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पार्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पार्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को। अब अगर जो फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए को ला करके हम जोड़ दे इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट वाले रीजन में, मान के चलो कि फॉरेन डीएनए है और फॉरेन डीएनए को ला करके हम यहां पर जोड़ देते हैं, ये क्या हो गया, ये हमारा एलियन डीएनए हो गया, फॉरेन डीएनए। अब जैसे इस एलियन डीएनए को इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट पर जोड़ेंगे, तो ये जो टेट्रासाइक्लिन का जो जीन है, एंटीबायोटिक का जो जीन है, ये जीन डिस्टर्ब हो जाएगा, इसका डीएनए सीक्वेंस खत्म हो जाएगा, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एक्टिविटी भी खत्म हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एक्टिविटी भी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी टेट्रासाइक्लिन का कोई इफेक्ट यहां पर नहीं होने जा रहा है। ठीक है, अब अगर ऐसा हो जाए तो फिर आगे क्या करेंगे। अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने एलियन डीएनए को ला करके जोड़ दिया है। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एक्टिविटी खत्म हो चुका होगा,
ये लॉस कर चुका होगा, डिस्ट्रॉय कर चुका होगा। अब ये टेट्रासाइक्लिन एक्टिविटी इसके पास नहीं रह पाएगा। और इसके लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि किसी, जैसे हमने क्या किया, इस एलियन डीएनए को इंसर्ट किया, इसके इंसर्शन के कारण टेट्रासाइक्लिन का एक्टिविटी क्या हो गया, इनएक्टिव, काम करना बंद कर दिया। इसी फेनोमेनन को हम लोग नाम क्या देते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसी एक्टिविटी को नाम क्या देते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब जैसी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की बातें कर रहे हैं, इसके कारण यहां पर इस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए में टेट्रासाइक्लिन की एक्टिविटी खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, इसको हमें नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, शुरुआत में 2 प्लेट लेते हैं। एक प्लेट में जो मीडियम डाले, यहां पर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल दिए, और एक प्लेट में जो हमने मीडियम डाला, इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन हमने डाल दिया। ठीक है, यानी इसके अंदर जो मीडियम है, इसके अंदर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, और इसके अंदर जो मीडियम है, मीडियम यानी न्यूट्रिएंट है ना, इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक हमने ऑलरेडी डाल दिया। अब शुरुआत में जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, यानी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसे होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब इस होस्ट सेल को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। अब ये जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, इसको शुरुआत में हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड को रिप्रेजेंट करें कैपिटल टी से, और जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन टी से। ट्रांसफॉर्म्ड को ही बोलेंगे इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। ठीक है, शुरुआत में हम क्या करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, इसको हम टेट्रासाइक्लिन वाले में ग्रो करवाने का कोशिश करते हैं। अब चूंकि ट्रांसफॉर्म्ड सेल के पास टेट्रासाइक्लिन का एक्टिविटी नहीं होगा, तो यहां पर अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। लेकिन हम बाद में क्या करेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्म्ड जो ग्रो कर रहा था टेट्रासाइक्लिन वाले में, इसको अब क्या करेंगे, इसको हम शुरुआत में इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट न्यूट्रिएंट में हम इसको ग्रो करवाएंगे। ग्रो करवाने के बाद अब इसको इसके कुछ सेल को कहां ट्रांसफर कर देंगे, इस एम्पिसिलिन, इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाले में। अब जैसी जो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम था, इसमें जो ट्रांसफॉर्म का ग्रोथ हो रहा था, इसमें से कुछ को निकाल करके हमने कहां डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन वाले में। अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, ट्रांसफॉर्म्ड के पास अब चूंकि ये जो ट्रांसफॉर्म्ड है, इसके पास चूंकि टेट्रासाइक्लिन की एक्टिविटी नहीं है, इसलिए कभी भी टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्म्ड है, इसके पास अभी भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट यहां पर प्रेजेंट है। एम्पिसिलिन के प्रेजेंस होने के कारण ये एम्पिसिलिन वाले में अच्छे से ग्रो कर पाएगा। यानी हम बोल सकते हैं ये जो रिकॉम्बिनेंट है, ये जो ट्रांसफॉर्म्ड है, वो एम्पिसिलिन मीडियम में तो ग्रो करेगा, जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये एम्पिसिलिन मीडियम में तो ग्रो कर रहा है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले में ग्रो ये नहीं कर पाएगा। क्लियर है? अब यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो एक एंटीबायोटिक जीन है, कौन, एम्पिसिलिन, ये ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड को सिलेक्ट करने में रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर बाय द वे यहां पर भी नॉन ट्रांसफॉर्म सेल का ग्रो करवाने का कोशिश किए और यहां पर भी ग्रो करवाने का कोशिश किए, तो इन दोनों के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, तो इसका यहां पर भी ग्रोथ नहीं होगा और यहां पर भी ग्रोथ नहीं होगा। यानी जो सिंगल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये क्या करेगा, ये सिंगल एंटीबायोटिक जीन ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड के बीच में डिफरेंशिएशन करेगा। नॉन ट्रांसफॉर्म का ग्रोथ नहीं होने देगा, लेकिन ट्रांसफॉर्म का ग्रोथ होने देगा। यानी हम बोल सकते हैं ना कि एक जो सिंगल रेजिस्टेंट जीन है, वो ट्रांसफॉर्म्ड को सिलेक्ट कर लेगा, और जो दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, उसके इनएक्टिवेशन के कारण अगला टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्म ग्रो नहीं हो पाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करें, एक साथ 2 प्लेट को रख रहे हैं और दोनों के अंदर अलग अलग एंटीबायोटिक है, इसमें एम्पिसिलिन है और इसमें टेट्रासाइक्लिन है, और फर्दर ग्रो करवा रहे हैं, और ग्रोथ करवा करके हम ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर ले रहे हैं। यानी ट्रांसफॉर्म को तो ग्रोथ होने दे रहे हैं, लेकिन नॉन ट्रांसफॉर्म का ग्रोथ नहीं होने दे रहे हैं। ऑप्शन पे चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट के लिए हम दूसरा वर्ड क्या देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट।
ट्रांसफॉर्म्ड ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ कम्बरसम प्रोसीजर बिकॉज इट रिक्वायर्स प्लेटिंग ऑफ वन प्लेट, नहीं वन प्लेट नहीं, हम दो प्लेटिंग, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। इट रिक्वायर्स प्लेटिंग ऑफ टू प्लेट हैविंग सेम एंटीबायोटिक, नहीं, एक जगह पर हमने एम्पिसिलिन डाला और दूसरे पर टेट्रासाइक्लिन, यानी सेम एंटीबायोटिक नहीं, डिफरेंट एंटीबायोटिक, बी ऑप्शन भी गलत हो गया। इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियसली, एक साथ, बिल्कुल हमने एक साथ किया था। प्लेटिंग ऑन टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक, बिल्कुल एक जगह पर हमने क्या डाला था, एक में मीडिया डाला एम्पिसिलिन और एक में हमने क्या डाला, टेट्रासाइक्लिन। और एम्पिसिलिन वाले में ट्रांसफॉर्म्ड का तो ग्रोथ हुआ, लेकिन यहां पर नॉन ट्रांसफॉर्म का ग्रोथ नहीं हुआ, जबकि टेट्रासाइक्लिन में ट्रांसफॉर्म का भी ग्रोथ नहीं हुआ और नॉन ट्रांसफॉर्म का भी ग्रोथ नहीं हो पाया। यानी एक इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के कारण ट्रांसफॉर्म को क्या कर लिया गया, सेलेक्ट कर लिया गया। यानी यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी डी भी गलत हो गया, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। बेस्ट ऑफ लक।